हेलो गाइस, मैं हुराज और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इस कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे और कोविड-19 से संबंधित सभी गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का शिक्षा में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यह कथन किसका है? आपके पास चार ऑप्शन है। डम्बिल ने कहा है, रॉस ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है या फिर रायबर्न ने कहा है। उपरोक्त जो कोटेशन है वो चारों ऑप्शंस में किसने कहा है, इसका जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही, रॉस ने। ये जो कथन है ये रॉस का कथन है। ठीक है, आदत से संबंधित जो कथन है रॉस ने दिया हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैकडूगल ने अनुकरण के कई प्रकार बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उनका बताया नहीं है? ऑप्शन है सहज अनुकरण, अचेतन अनुकरण, विचारपूर्ण अनुकरण या फिर भाववाचक अनुकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचेतन अनुकरण। मैकडूगल ने अनुकरण के जो प्रकार बताए हैं उनकी संख्या है 5। कौन कौन से हैं? सहज अनुकरण है, विचारपूर्ण अनुकरण है, भाववाचक अनुकरण है, निरर्थक अनुकरण है और विचार रहित अनुकरण है। ठीक है, यहाँ पे जो अचेतन अनुकरण है, ये जो अचेतन अनुकरण है ये ड्रेवर ने बताया है। ड्रेवर ने दो प्रकार बताए हैं, चेतन अनुकरण और अचेतन अनुकरण, जिनको हम कहते हैं ज्ञात अनुकरण और अज्ञात अनुकरण। तो अगर पूछा जाए अचेतन अनुकरण किसका है तो ये किसका हो जाएगा? ड्रेवर का हो जाएगा। ड्रेवर ने इसको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रिया शिक्षण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है क्लेटन का, स्किनर का, क्लार्क का या फिर गेट्स का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लार्क का। ये जो कथन है ये क्लार्क का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, अवयवीवाद, प्रयोजनवाद या फिर पूर्णांगवाद। आप जानते हैं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है। यहाँ पे 4 संप्रदाय दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि अवयवीवाद क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि गेस्टाल्टवाद क्या है तब आप समझ जाएंगे कि अवयवीवाद क्या है। अवयवीवाद को ही दरअसल गेस्टाल्टवाद कहते हैं। जर्मन भाषा में अवयवीवाद को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है रूप, आकृति, अवयव, समग्र या पूर्ण आकार। इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनमें 3 नाम हैं, एम वर्दीमर, के कोफका और डब्ल्यू कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? शिशुओं में, बालकों में, किशोरों में या फिर प्रौढ़ों में? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल है, सबको पता होगा, बालकों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह करने की, चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी ने, किलपैट्रिक ने, फ्रोबेल ने या फिर हेलेन पार्कहर्स्ट ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलपैट्रिक ने। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया पूछा जा रहा है, तो किलपैट्रिक इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अगर मारिया मॉन्टेसरी की, तो इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया था। मॉन्टेसरी जो विधि थी, मॉन्टेसरी पद्धति, उसका प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। फ्रोबेल की बात करें तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था और साथ ही साथ खेल प्रणाली
के जनक भी कहे जाते हैं। और बात करें अगर हेलेन पार्कहर्स्ट की, तो इन्होंने डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था कौन सी है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो आप सब जानते हैं 6 से 12 होती है। कहीं कहीं पर 5 से 12 दिया हुआ होता है। अगर 6 से 12 और 5 से 12 दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो वहाँ पे आपको 6 से 12 इंगित करना है। यहाँ पे 6 से 12 सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है ह्यूजेस, काल्डवेल कुक, किलपैट्रिक या फिर फ्रोबेल। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? फ्रोबेल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रोबेल जो है खेल प्रणाली के जनक भी कहे जाते हैं और किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कार्ल ग्रूस ने बालकोपयोगी खेलों को कितने भागों में बांटा है? कार्ल ग्रूस ने बालकोपयोगी खेलों को कितने भागों में बांटा है? 5, 8, 10 या फिर 4? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ए, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल ग्रूस ने बालकोपयोगी खेलों को 5 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? स्किनर ने, क्रो ने, थॉर्नडाइक ने या फिर एडलर ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वार्ड, जेम्स, डम्बिल या फिर स्किनर। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा वार्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, वार्ड। ये जो कोटेशन है शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, वार्ड के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए या फिर सभी के लिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सबको पता होगा कि करके सीखना लगभग सभी के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र में किसको सम्मिलित किया जा सकता है? व्यक्तित्व को, स्वभाव को, नैतिकता को या फिर सभी को? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। यहाँ पे व्यक्तित्व को, स्वभाव को और नैतिकता को सबको सम्मिलित किया जा सकता है चरित्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, हिलगार्ड हैं या फिर पावलोव हैं? कौन हो जाएगा? एक की पुस्तक का नाम दिया हुआ है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिलगार्ड। हिलगार्ड की पुस्तक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90, 110, 100 या फिर 140 के ऊपर? तो ये भी लगभग आसान है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 140 या 140 के ऊपर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन किसका है? भाटिया का, जेम्स का, स्किनर का या फिर डम्बिल का? क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कथन जो है जेम्स ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। कोफका, कोहलर, वर्दीमर या फिर स्किनर? यहाँ पे जो सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। कोफका,
कोहलर और वर्दीमर को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। ये तीनों जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है और स्किनर जो हैं वो तीनों से अलग हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। अगला प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है चित्रकार, कवि, साहित्यकार या फिर मैकेनिक। तो यहाँ पे जो तीनों चारों ऑप्शनों में जो डिफरेंट दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिक। क्योंकि जो मैकेनिक का कार्य होता है वो दिखता है, जिस उसके द्वारा जिस वस्तु से कार्य किया जाता है या फिर जिस वस्तु पर वो कार्य करता है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन चित्रकार, कवि और साहित्यकार ये सब काल्पनिक दुनिया में अपनी रचनाएं करते हैं। तो यहाँ पे अमूर्त बुद्धि का उदाहरण पूछ रहा है कि अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिन्हों द्वारा सीखने के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। चिन्हों द्वारा सीखने के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, कोफका, टॉलमैन, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक। तो सही उत्तर हो जाएगा टॉलमैन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिन्हों द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वो टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, सजीव प्रयास या फिर एक्शन यानी प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, उत्तेजना में तो दोनों उत्तेजनाएं आती हैं, बाह्य उत्तेजना और आंतरिक उत्तेजना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आंतरिक उत्तेजना। प्रेरणा जो होती है वो आंतरिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंतरिक उत्तेजना को हम प्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कैली ने, थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्पीयरमैन ने। किसने किया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। आप अगर पढ़े हैं मनोविज्ञान तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अगर कमेंट में हमें उत्तर मिलता है कि किसी के पास उत्तर नहीं है तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर डाल देंगे। अगला प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, गुड, स्किनर, C.W. वियर्स या फिर ड्रेवर। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C.W. वियर्स। अगला प्रश्न है, कुंठा का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य, उत्तम स्वास्थ्य या फिर सामाजिकता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तम स्वास्थ्य। कुंठा का जो कारण है निम्नलिखित में से नहीं होगा पूछ रहा है। तो नैतिक आदर्श, विरोधी उद्देश्य और सामाजिकता तीनों कारण हो सकते हैं, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य कुंठा का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं, ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। वर्ग सीमा यहाँ पे पूछ रहा है तो वर्ग सीमा 2 कौन कौन सी होती है, उच्च वर्ग सीमा और दूसरा है निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पे कितने हुए, 2 ही तो हुए, 2 वर्ग सीमाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हल है, कोहलर हैं, कोफका है या फिर थॉर्नडाइक हैं। सबको पता होगा, बेसिक जो सिद्धांत पढ़े हैं हम बीएड में वो एक उसमें से अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत ही आसान है, हल। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की क्रमांतर विधि के प्रतिपादक कौन है। सहसंबंध की क्रमांतर विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, गैरेट या फिर गिलफोर्ड। कौन है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। सहसंबंध की जो क्रमांतर विधि है उसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंधे व्यक्ति कौन सी लिपि पढ़ सकते हैं,
अंधे व्यक्ति कौन सी लिपि पढ़ सकते हैं? सामान्य लिपि, ब्रेल लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रेल लिपि। जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? मानसिक रूप से यानी दिमागी रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय लेने की क्षमता या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये सभी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एक मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके अंदर सहनशीलता भी होती है, सामंजस्य भी होता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या कारण है? वंशानुक्रम, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कारण हैं उसमें वंशानुक्रम भी आता है, सामाजिक वातावरण भी आता है और भौतिक वातावरण भी आता है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, संघर्ष से बचने के क्या उपाय हैं? परिवार का उत्तम वातावरण, सलाह व प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है उपरोक्त सभी। संघर्ष से बचना है, टेंशन से बचना है तो परिवार का उत्तम वातावरण भी होना चाहिए, सलाह प्रशिक्षण भी उपलब्ध होना चाहिए और आत्मविश्वास का विकास भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले बिना बाधा बिना रुकावट पहुँच सके।